अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। तहरीक इंसाफ की सियासत इश्तियाल और अंदरूनी खलफशार के गिर्द घूम रही है। हुकूमत तहरीक इंसाफ को इश्तियाल दिला रही है तो तहरीक इंसाफ के अपने पार्टी के अंदर इंतशार को हवा दे रहे हैं। अगर पहले बात हुकूमत की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक पॉलिसी इबहाम और गैर संजीदगी से भरपूर दिखाई देती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकराती सिग्नल्स देते हैं तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज तहरीक इंसाफ का सियासी नातका बंद करने पर तुली हुई है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आला की तकरीर के दौरान किया गया एहतजाज अब एक नए और बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है, जब 11 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली और अपोजिशन लीडर से वापस ली गई मराहत ने तहरीक इंसाफ को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर के बकौल 11 लोगों को मुअत्तल किया गया है जो गैर आईनी है। स्पीकर मलिक अहमद खान पार्टी बन गए हैं, वो 11 नहीं बल्कि 107 मेंबर्स को ही मुअत्तल कर दें। इनके बाद इन अरकान ने अपना इजलास पंजाब असेंबली के मरकजी गेट पर मुनक्कद किया जिसमें 108 अरकान शरीक हुए। इन सियासी हरबों के अलावा तहरीक इंसाफ का यह गिला भी है कि हुकूमत उनके खिलाफ कानूनी शिकंजे को ढीला छोड़ने के बजाय मजीद कस रही है। ऐसे माहौल में हुकूमत की जानिब से PTI से मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर संजीदा सवालात उठते हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत की भी कोई कल सीधी नहीं दिखती। पार्टी में धड़ेबंदी वाज़ेह है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और इल्जाम तराशी खुलेआम हो रही है। हद तो यह है कि एक रहनुमा के घेराव के पीछे दूसरे रहनुमा के कारकुनों और हमदर्दों का हाथ होने का इंकशाफ तक हो रहा है। अभी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के इस्तीफे का ड्रॉप से नहीं हुआ था कि रुकने कौमी असेंबली जुनैद अकबर ने भी मायूस होकर पार्टी की कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। जुनैद अकबर के बकौल पार्टी फैसलों में उनका कोई इख्तियार है ना बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक रसाई है। चंद मखसूस लोग मिलने जाते हैं जिनके एक दूसरे के साथ मुफादात हैं। इन पैदर पे दचकों के बाद आज भी हैरानकुन खबर सामने आई कि जब चंद रोज कबल उमर अयूब से हाथापाई और उनका घेराव करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रुकने कौमी असेंबली पर शेर अफजल मरवत के कारकुन थे। इस मुतालिक एक रिपोर्ट भी बानी PTI को 2 जुलाई को पेश हो गई जिसमें हाथापाई के मामले की जिम्मेदारी शेर अफजल मरवत पर डालते हुए कहा गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की क़यादत करना चाहते हैं। पार्टी में पैदा होने वाली इस इंतशारी सूरत हाल में पर बज़ाहिर बानी PTI भी मुस्तरब हो गए हैं, जिन्होंने पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक खबरों का नोटिस लेते हुए मुलव्विस अरकान के नाम मांग लिए हैं। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है और हिदायत जारी की है कि पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान के हुक्म से शायद पार्टी के अंदर मौजूद लोग तो समझ जाएं, लेकिन उनका क्या होगा जो पार्टी में ना होकर भी होने के लिए पार्टी में होने वालों के खिलाफ जारहाना बयानबाजी पर तुले हुए हैं। चंद रोज कबल फवाद चौधरी की जानिब से तहरीक इंसाफ पर की जाने वाली तनकीद अब और भी तेज हो गई है। इनको जवाब भी तुर्की ब तुर्की मिल रहा है, जिस पर वो भी जवाबी बयानबाजी देने से गुरेज नहीं कर रहे। हामिद खान और रऊफ हसन की जानिब से फवाद चौधरी का पार्टी में मुस्तकबिल ना होने के मौके पर उन्होंने कुछ इस तरह दिया है। वो तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने के इस वक्त आके तहरीक इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो काफ़ी कुछ चल रहा है। फिलहाल सेक्रेटरी जनरल के मामले में सबसे पहले बताइएगा कि अब क्या उमर अयूब साहब ही सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर बरकरार रह रहे हैं या फिर वो ये ओहदा छोड़ रहे हैं? कल मेरी उनसे शाम में बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि मैं पार्लिमानी पार्टी ने एक रेजोल्यूशन के जरिए ये कहा है कि इस बात पर जोर दिया है कि मैं ही ओहदा कंटिन्यू करूँ, लेकिन वो कहते हैं मैं फिर भी ओहदा कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा इस सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर। तो फिर क्या प्रोसीजर आगे, कौन आ रहा है? एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आपके जो है फिरदौस शमीम नकवी गालिबन वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे सेक्रेटरी जनरल या किसी और को लेकर आएंगे? देखिए, ये जो आपने बात की है वो मेरी भी वही इंफॉर्मेशन है कि वो नहीं चाह रहे इस वक्त, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने उनसे कहा है कि आप जारी रखें अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली ये जो सब चीज़ है, पार्लियामेंट्री पार्टी का जो रेजोल्यूशन है वो खान साहब के पास जाएगा। आपको पता है कि वीकेंड के ऊपर उनसे मुलाकात नहीं होती है किसी की। नाउ द नेक्स्ट मीटिंग वो लॉयर्स की होगी उनसे ट्यूसडे को, तो उस वक्त ये सब कुछ जाएगा और अल्टीमेट जो फैसला है वो खान साहब खुद करेंगे। उमर अयूब साहब के रेजिग्नेशन के सिलसिले में भी और इस सिलसिले में भी कि किसको अगला सेक्रेटरी जनरल जो है पार्टी का वो बनाया जाने का। अच्छा रऊफ हसन साहब, ज़ाहिर है कुछ लीगल मैटर्स भी हैं, चूँकि अभी तक आपकी पार्टी का जो सर्टिफिकेट था पिछले इंतखाबात का वो आपको जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस इलेक्शन को अभी तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर ज़ाहिर है जो आप करेंगे उसको भी ज़ाहिर पूरा प्रोसेस अभी तक आपका जो इलेक्शन का है वो इलेक्शन कमीशन ने उससे जो है वो नहीं किया अभी तक, उससे जो है ना ओके नहीं किया हुआ। तो फिर किस तरह से नए सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब अमल में लाया जाएगा अगर नया आपको लाना पड़ता है? तो
ये चीज जो है ये लीगल कमेटी हमारी ऑलरेडी कंसिडर कर रही है समर साहब, और लाजमी बात है कि जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को एक्सरसाइज किया जाएगा और उन्हीं के अंदर रह के ही ये फैसला किया जाएगा कि उमर साहब ने कंटिन्यू करना है या कि किसी नए सेक्रेटरी जनरल को लाना है। इसके सिलसिले में जो स्टेप नंबर 1 है वो है खान साहब के साथ जाना, खान साहब के पास जाना, उनसे डिस्कस करना, उनकी डायरेक्शंस लेना, उनकी गाइडेंस लेना, और उसके बाद फिर लीगल कमेटी जो है वो साथ जोड़ेगी। वैसे रोफर साहब, मुझे याद है कि जब बाजवा साहब को खान साहब ने तोसी दी थी तो खान साहब ने कहा था कि बीच जंग के सिपा सालार को तब्दील नहीं किया जाता। तो जब आपकी एक मूवमेंट शुरू होने वाली है, बल्कि मूवमेंट आपकी ऑलरेडी जो है वो शुरू हो चुकी है एक तरह से, तो साथ ही आपका सेक्रेटरी जनरल जो है वो ओहदा छोड़ के जा रहा है, तो ये बीच जंग में आपके सेक्रेटरी जनरल का तब्दील होना ये पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, सेक्रेटरी जनरल साहब ने अपने जो रेजिग्नेशन जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने एक बड़ी जो अपनी वजूह है वो भी बयान की है। वो ये कि 2 ओहदे हैं उनके पास, दोनों क्रिटिकल ओहदे हैं। एक है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नेशनल असेंबली के अंदर जो कि फुल टाइम जॉब है, और दूसरा सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस का पार्टी के अंदर जो कि एक पिवट होता है पार्टी को फंक्शनैलिटी जो उसकी जो है वो सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस जो है वही प्रोवाइड करता है। सो एक बड़ी उनके पास एक क्रेडिबल वजह है और जिसकी वजह बेसिस के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया है। आपके सवाल के जवाब में मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि ये सारा मामला जो है ये खान साहब के पास जाएगा और उनको तमाम मुहरकात से आगाह किया जाएगा, तमाम पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस से भी आगाह किया जाएगा। उसके बाद जो है उनका जो डायरेक्शन होगी, उनका जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा और उसको फिर लीगल कमेटी जो है वो आगे लेके जाने की कोशिश करेगी। प्रोफेसर साहब, आज एक खबर आई है सामने जो चल भी रही है, कई चैनल्स के ऊपर भी आई है, रिपोर्ट हुई है बड़ा वाइडली कि खान साहब ने पार्टी में, पर्टिकुलरली पार्लिमानी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग का बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है और लिस्टें मांगी हैं उन लोगों की जो पार्लिमानी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग करके बैठे हुए। तो उन्होंने खान साहब ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी गालिबन उनके खिलाफ लेने का कोई इरादा रखते हैं। ये क्या मामला है ऐसी कोई चीज़ खान साहब ने नोटिस लिया, कोई ग्रुपिंग वगैरह की खान साहब को रिपोर्ट पहुंची है, कोई वो इस पर सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं? लास्ट थर्सडे को समर साहब जब हमारी मुलाकात हुई थी, मैं भी मौजूद था, उसमें खान साहब ने इस सिलसिले में जिक्र किया था और उनको कहा था जी कि इस स्टेज के ऊपर किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग पार्टी में नहीं होनी चाहिए। बियॉन्ड दैट उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली ये कहा था और वो मैसेज हमने आगे कम्युनिकेट कर दिया था। इसके आगे मुझे नहीं पता कि कोई और स्टेप लिया गया है, लिया जा नहीं सकता, इसलिए कि इन दोनों में आपको पता है फ्राइडे सैटरडे संडे को अनलेस ऑफ कोर्स के कोई केस हियरिंग हो और वो जाके कोर्ट में मुलाकात हो, उनसे मुलाकात नहीं होती है। सो मैं समझता हूं कि शायद उस बियॉन्ड दैट अगर कोई बात है तो वो स्पेकुलेशन है, वो हकीकत नहीं है। तो ये ग्रुपिंग कौन कर रहा है? ये वही ग्रुप है जो शहरियार अफरीदी, शाहनाना गुलजार, अली मोहम्मद खान, ये शेर अफजल मरवत, ये वो वाला ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? देखिए, ये ग्रुपिंग कोई नहीं है भाई। मेरी इन सब लोगों से बातचीत हुई है, मेरी शहरियार अफरीदी से भी बात हुई है, मेरे अली मोहम्मद खान से भी बात हुई है। शाहनाना बीबी ने तो ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है, अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने क्या है कि जी मेरा किसी किस्म का किसी ग्रुपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा एक ही लीडर है, एक ही मुल्क है और मैं उसके लिए खड़ी हूँ। शहरियार अफरीदी साहब से मेरी कल रात को मुलाकात हुई है घंटे की। उन्होंने कहा है कि मैं किसी ग्रुप का कोई फर्द नहीं हूँ और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर रह के भी ये स्टेटमेंट दे दी थी जब उन्होंने ये कहा था जी कि मेरी ग्रुपिंग नहीं है। तो खान साहब ने नोटिस किस चीज का लिया है फिर रोफसन साहब? वो जो नोटिस लिया गया है जी, उन्होंने सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट दी थी कि किसी को कोई ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए स्टेज के ऊपर, क्योंकि ये यूनिटी का टाइम है, पार्टी ने इकट्ठे रहना है। और इन तमाम लोगों ने बारी बारी जिनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने अपनी कमिटमेंट जो है टू द यूनिटी ऑफ द पार्टी उसको रीइटरेट किया है। सो मैं नहीं फील करता कि पार्टी में किसी किस्म की ग्रुपिंग है इस वक्त समर साहब। अच्छा, मुझे इसके अलावा सर ये बताएं कि ये जो मामला है फवाद चौधरी का, वो बार बार मुख्तलिफ जो है वो आज का स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रही हैं और वो ये कहते हैं पार्टी के अंदर जो बैठे लोग हैं जिनकी पार्टी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं थी, जिन्हें कल तक खान साहब जो है वो लिफ्ट ही नहीं करवाते थे। आपका भी उन्होंने नाम लिया कि इनको खान साहब ने कोई पता नहीं गार्ड्स के जरिए बनीगाला से बाहर निकलवा दिया था या क्या। आई डोंट नो वो दावा उनका दुरुस्त है या गलत है, लेकिन दावा उन्होंने किया है। मैं चाहूँगा उस पर आपका जवाब भी आए। ये क्या मामला है, क्यों रेजिस्टेंस है पार्टी के अंदर से जो है पुराने लोगों की शमूलियत के हवाले से? देखिए, पार्टी की रेजिस्टेंस का बात नहीं है यहाँ बात है कि जी इस बात को आप एक मेन स्ट्रीम टाइम में डिस्कस भी करना चाह रहे हैं। छोटे लोग हैं जो भी हैं, जिन इंसान छोटे लोगों के साथ छोटा नहीं बन जाता। मेरी पार्टी के साथ जो एसोसिएशन है वो सारी दुनिया को पता है, इन तमाम लोगों से बहुत ज्यादा है। और जो भी ये बातें इन्होंने की हैं, मैं लफ्ज झूठ नहीं, ये सरासर झूठ बात कर रहे हैं। ये एक
प्लांट्स हैं जो कि छोड़े गए हैं बाकायदा एक प्लान के तहत कि वो पार्टी के अंदर जाके डिसरप्शन क्रिएट करें और पार्टी में डिसयूनिटी जो है उसका फैलाएं। खान साहब ने लास्ट थर्सडे को जब हम मिले थे उन्होंने क्लियरली कह दिया था, और जो मैंने स्टेटमेंट दे भी दी थी एज स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी, के इन लोगों से जो पार्टी को छोड़ा था जिन्होंने मुश्किल वक्त में, किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं की जाएगी। शायद ये जो अभी जो बहुत ज्यादा ये दिखा रहे हैं एनर्जी, वो इसी वजह से है कि फ्रस्ट्रेशन है इनको, पार्टी में इनकी कोई सुनवाई है नहीं है, ये भगौड़े हैं, ये चूहे हैं, ये पार्टी से इन्होंने मुश्किल वक़्त में जंप किया हुआ है। इन पार्टी में किसी किस्म की कोई एक्सेप्टेबिलिटी जो है इनके लिए मौजूद नहीं है, और खान साहब ने भी इसको रीइटरेट किया लास्ट थर्सडे को। और वो तो कोई इंतजार पंजोता साहब की गवाही भी डाल रहे हैं फवाद साहब के, खान साहब का कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था, ऐसी कोई चीज थी? देखिए देखिए अब ये दिस इज गेटिंग इनटू द ग्रोटेस्क, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। किसी किस्म का कोई ऐसी हकीकत से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम द पार्टी स्पोक्स पर्सन, आई स्टेट द पार्टीज पॉलिसी, और मैंने आपसे डिटेल में आपसे मैंने शेयर कर लिया भाई। सही हो गया। तो इंतजार पंजोता साहब ने कोई आपकी उनसे कोई बात हुई हो इस हवाले से, चूंकि उनका नाम वो ले रहे फवाद चौधरी साहब बार बार? जी वो इंतजार साहब जाने और वो जाने जी, मेरे साथ इंतजार पंजोता साहब की कोई बात नहीं हुई इस सिलसिले में। सही हो गया। और ये सिर्फ फवाद चौधरी नहीं बल्कि पार्टी जो लोग छोड़कर गए थे सबके लिए फिलहाल पॉलिसी यही है कि किसी को वापस नहीं लिया जाएगा। ये बार मैं रीट्रेट कर चुका हूं कि जी खान साहब ने कहा है कि इस वक्त हम किसी के साथ एंगेज नहीं करेंगे। खान साहब जब बाहर आएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी, उसके बाद अगर उन्होंने इस मसले के ऊपर फर्दर कोई स्टेप लेना होगा तो वो उनकी प्रेरोगेटिव है, वो लेंगे जी। इस वक्त तक पार्टी पॉलिसी मैंने बार स्टेट किया है कि इनके साथ कोई एंगेजमेंट, किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं होगी। और मोहम्मद जुबैर साहब के बारे से क्या पॉलिसी है, वो उनके बारे में खान साहब ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है? मोहम्मद जुबैर साहब उन बहुत सारे लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कि पार्टी में शामिल होने की जो मतलब उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। ये भी खान साहब की अदालत में जाएगा, वही फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। जी इस वक्त हमारी प्रायोरिटीज जो है वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अगर वो पार्टी में शामिल होना चाहे तो लाजमी बात है खान साहब उस बारे में फैसला करेंगे कि किस तरीके से इसमें फर्दर प्रोसीड करना है। अच्छा, ये आपकी पार्टी के अंदर मसाइल तो काफ़ी चल रहे हैं। वो जुनैद अकबर साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है कोर कमेटी से। वो कहते हैं कि मखसूस लोग हैं जिन्हें खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। इख्तलाफात जो है वो सामने क्यों आ रहे हैं पार्टी के अंदर? ये कोई किसी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है या पार्टी के अंदर वाकईतन ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मसाइल चल रहे हैं? जुनैद साहब हमारी पार्टी के हरावल दस्ते के मेंबर हैं जी। मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने सीसी से इस्तीफा दिया है। मैं उनसे बात मेरी जाती तौर पर हो नहीं सकी, आज होगी। ये प्रोग्राम्स 2-3 हैं, इनको डिस्पोज ऑफ करके उसके बाद मैं उनसे बात करूंगा। इसके अलावा ये बताएं कि जो मुज़ाकरात का मामला था उसमें खान साहब ने तो कह दिया था, जो आपने ही आके खबर दी थी कि खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमें हुकूमत की तरफ से कोई कंसेशन किसी किस्म की नहीं चाहिए। बातचीत की जो ऑफर थी शहबाज शरीफ की वो भी मुस्तरद कर दी गई है। तो अब ये जो मुज़ाकरात या बातचीत वाला चैप्टर है, क्या ये क्लोज हो चुका है वंस एंड फॉर ऑल या फॉर टाइम बीइंग? 3 जो मैंडेट चोर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, उनके साथ बातचीत का जो दरवाजा है वो बंद है। उनके साथ एंगेज नहीं किया जाएगा। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो जो खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया था, महमूद अचकज़ई साहब की ही ख्वाहिश के ऊपर जो खान साहब ने मैंडेट दिया था, वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है या उससे भी अब आप पीछे हट गए? बिल्कुल उन्होंने कहा था कि अगर महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि अपनी पार्टी के हेड भी हैं और हमारी कोalition जो है उसको भी लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर वो अपने तय एंगेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, और अगर वो जाएंगे उनके पास कोई सब्सटेंटिव प्रपोजल्स होंगे तो वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या करना है। अच्छा, आपकी लीगल बैटल तो ऑलरेडी चली रही है अदालतों के अंदर रऊफ हसन साहब, जिसमें अभी तक आपको कोई खातिर खा कामयाबी उस तरह से नहीं मिल पा रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अब ये पार्टी को क्या अब ये बात रियलाइज़ हो चुकी है खान साहब को या तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उससे या लीगल टीम को, कि सिर्फ अदालती एक जो लड़ाई है वो लड़के खान साहब की रिहाई शायद मुमकिन ना हो पाए? ज़ाहिर है जो लेयरिंग हुई भी है केसेस की, एक के बाद एक केस, वो जो आपका असल मकसद है कि खान साहब बाहर आए, वो लगता है कि अदालती केसेस से आपको भी लगता है रियलाइज हो गया कि वो बाहर नहीं आ पाएंगे। वो जो तहरीक का खान साहब ने कहा था कि मैं जल्द कॉल दूंगा, वो कब कॉल आने वाली है? और क्या तहरीक के हवाले से कोई चीज़ें मजीद क्लैरिटी आई है कि किस तरह की तहरीक होगी, कब ये लॉन्च करने जा रहे हैं? 2-3 सवाल आपने किए हैं। नंबर 1, जो जहां तक जो सवाल का पहला हिस्सा है केसेस का,
4 केसेस हैं जिनके ऊपर खान साहब को सजा हुई हुई है जी, ठीक है। उनमें से 3 केसेस जो है उनके ऊपर बेल हो चुकी हुई है, खान साहब उसमें से रिलीज हो चुके हुए हैं। चौथी जो एक है इद्दत का मुकदमा है, उसमें ये एक्चुअली तो 2-2.5 हफ्ते पहले केस का फैसला हो जाना चाहिए था और सबको पता है कि केस का फैसला क्या होगा, लेकिन उसको डिले करवाया गया है फ्रॉम दोज हु वील्ड द पावर विल्डर्स जो हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको जबरदस्ती डिले कराया गया है जज को तब्दील करके। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी अब हाई कोर्ट के लेवल पे चला जाएगा और वहां से भी हमें रिप्रीव बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चारों केसेस में वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मतलब रिलीज हो जाएंगे। बाकी रहा कि आगे की जो कैंपेन है, ये सोचना कि क्या हमें सिर्फ सर वो जो लीगल वो केसेस में से बरी हो जाना तो अलग बात है, लेकिन बरी होने के बाद रिलीज होना जो है वो बड़ा सवाल है। वो जो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज कोई एक्टिव केस नहीं है जिसमें वो गिरफ्तारी उनकी हो, सजा याफ्ता हो, वो बरी हो चुके हैं साइबर केस में, लेकिन बाहर नहीं आ पाए। देखिए आगे कुछ, चूंकि एक केस पेंडिंग है ना जिसमें उनका था इद्दत केस था, इस वजह से वो बाहर नहीं आ पाए। जब तमाम केसेस से रिलीज हो जाएंगे तो उसके बाद बाहर आने की कोई और बाहर ना आने की कोई वजह नजर नहीं आती। ये हो सकता है कि साहिब इक़्तिदार लोग जिस वक्त मुल्क के ऊपर जिनका कब्जा है वो कोई और मुकदमे में उनको डाल दें, ये बात पॉसिबिलिटी मौजूद है जिसका मैं बार बार इजहार कर चुका हूं। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं जो कि इस वक्त रियल थिंग सिचुएशन है वो ये है कि जी सिर्फ एक केस की वजह से खान साहब अदालत जेल में है इस वक्त। आगे रहा आगे जाने का मुकदमा, बात तो हम 3 महाज के ऊपर मैंने बार बार कहा है कि जी हम अपनी जदोजहद कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर हैं, हम लीगल फ्रंट के ऊपर कर रहे हैं और अब इंशाल्लाह ताला 6 तारीख को हमारा पहला जलसा जो है वो तरनौल में होगा। उस सिलसिले में कोर्ट ने ऑर्डर किया था, 4 तारीख को उन्होंने डीसी को बुलाया हुआ है कि जी अगर उस वक्त तक 4 तारीख तक हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो उसको अदालत में जाना पड़ेगा और कंटेम्प्ट फेस करनी पड़ेगी जी। तो ये तहरीक जो आपने बताया था पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में ही कि खान साहब जल्द कॉल देने वाले हैं, कुछ उस वाले से कुछ चीजें मजीद फाइनलाइज हुई है क्या? ये खान साहब के पास है जी, उन्होंने कहा है कि मैं कॉल दूंगा। लाजमी बात है जब वो वक्त को मुनासिब समझेंगे वो कॉल देंगे, एंड आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी इन मंथ्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी सून। अच्छा, मैं कह सकता हूं यानी मंथ से भी आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट मैटर ऑफ मंथ्स बल्कि वीक्स का है, तो फिर ये जुलाई में ही आपको लग रहा है कि ये कॉल आ जाएगी खान साहब की तरफ से? वो वैसे कल ख्वाजा साहब कह रहे थे कि जुलाई में ना निकलिएगा, बड़ी सख्त बारिशें मानसून है, कह रहे थे कि शायद पीटीआई को फायदा नहीं हो पाएगा। बहुत जल्द कॉल आएगी जी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि एक जो इस वक्त बाकी लोगों की बात तो हो गई कि शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटस क्या है? वो उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया था, उमर अयूब के इस्तीफे का खैर मकदम किया था, साथ ही शिबली फराज से इस्तीफा मांगा था और ये भी कहा था कि पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है खान साहब की रिहाई के हवाले से, मैंडेट की वापसी के हवाले से, दीगर इशूज़ के हवाले से, और वो उन्होंने भी पूरा चार्जशीट किया पार्टी की मौजूदा क़यादत को। तो उनका स्टेटस क्या है पार्टी के अंदर अभी? वो पार्टी के मेंबर है जी। मैं अनफॉर्चुनेटली उनकी इन सारी चीजों से जो उनकी ट्वीट थी उससे एग्री नहीं था, लेकिन हर सूरत उनका हक है कि वो अगर कोई बयान देना चाहें तो वो दे दिया उन्होंने। मुनासिब यही होता कि ये आप पार्टी फोरम पे देते रादर देन पब्लिक फोरम के ऊपर। ये एक कंसिस्टेंट मसला उनके साथ रहा हुआ है हमारा। बाकी पार्टी बिल्कुल नाकाम नहीं हुई है। आई थिंक कि हमने पिछले 1 साल में 9-10 महीने में जो हासिल किया है वो आई डोंट थिंक फिजिकली पॉसिबल था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि जिस किस्म की फस्तायत, जुल्म और बर्बरियत का निछावर की गई थी हमारे ऊपर, उसमें हम ये सब कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी वाइब्रेंट है, पार्टी काम कर रही है और हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आज तो उमर अयूब साहब ने यह भी इल्जाम लगा दिया है कि जिन कारकुनान ने उनका घेराव किया था वो भी वो कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत के कारकुनान थे जिन्होंने घेराव किया था उनका। अगर उमर साहब ने ये कहा है तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी इस सिलसिले में जी। मैं उमर साहब को जानता हूं, वो कोई बात जो है वो हकायक के बगैर नहीं करने की आती। तो सर अब आगे का लाएमल क्या है आपका? किस तरह से आगे बढ़ेंगे? बजट भी पास हुकूमत ने करवा लिया, उन्होंने अमरीकी करारदाद भी पास हो गई। वो जो आपकी करारदाद आई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक करारदाद जो है अमरीकी अवामी नुमाइंदगान से पास करवाई गई थी, उस करारदाद के खिलाफ एक करारदाद कौमी असम्बली से भी कल पास हो गई है। आज पंजाब असम्बली के अंदर भी रेजोल्यूशन आ गई है। क्या करेंगे आगे? एक्शन प्लान क्या है आगे? हमारा एक्शन प्लान सिर्फ यही है जी कि हमने अपना मैंडेट जो है चुराया हुआ उसको वापस लेना है। उस सिलसिले में हम पार्लियामेंट के अंदर और लीगल महाज के साथ साथ अब हम अपना जो पॉलिटिकल जो हमारा महाज है उसके ऊपर भी हम अपनी जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं और एक प्रोटेस्ट का, पीसफुल प्रोटेस्ट का जो एक मूवमेंट है वो शुरू हो रही है जी। एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमारे पास यही ऑप्शंस हैं और इन तमाम को हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और अब पॉलिटिकल महाज के ऊपर there is going to be gradual and considerable intensification of activity.
सही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप तस्वीर गुज़ार कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुपिंग नहीं है, ग्रुपिंग के वाले से खबरें गलत है। ताहम एक के बाद एक इवेंट्स जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ चल रहे हैं। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कि इस वक्त पीपल्स पार्टी फिर से शिकवे करने लग गई है। नून लीग की तरफ से जो उनको गारंटीज़ दी गई थी बजट से पहले, बजट की मंजूरी से पहले, कि आपको स्पेस दी जाएगी पंजाब के अंदर, पंजाब में तकर्रियों के वाले से पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड दिया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हमारी साथ जो कमिटमेंट थी वो ऑनर नहीं की जा रही, होने का जा रहा है। ओवरऑल बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बजट तो पास करवा लिया, लेकिन हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है। एक तरफ पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला काफ़ी ज़्यादा तल्ख हो चुके हैं कि जहां अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। साथ साथ जो अपोजिशन लीडर है पंजाब के अंदर मलिक गुलाम अहमद भच्चर, उनसे मराद तक वापस ले ली गई हैं। इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाशिज्म से जोड़ रही है कि पंजाब में तनकीदी आवाज़ों को, पर्टिकुलरली अपोजिशन की जानिब से तनकीदी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब में नून लीग के साथ होने वाले जो मुआहदे थे उन पर अमल दरामद न होने के हवाले से शाकी दिख रही है, और पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये खबरदार किया मुस्लिम लीग नून को कि अगर पंजाब में होने वाले जो मुआहदे थे उन्हें अगर ऑनर नहीं किया जाता, कमिटमेंट्स को अगर उनको ऑनर नहीं करते हुए अमल दरामद नहीं होता अगर, तो फिर वफाक में मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी सूरत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताएं कि ये पंजाब में क्या चल रहा है। खुर्रम साहब, मरियम नवाज साहिबा की स्पीच के दौरान एहतजाज क्या कर लिया, 11 अरकान तहरीक इंसाफ के उनको असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया, और दूसरा जो आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब के अंदर मलिक गुलाम अहमद भच्चर साहब, उनसे मराद सारी वापस ले ली गई है। ये क्या हो रहा है पंजाब में? सर, आप कोई तनकीद भी ना करे, अपोजिशन भी ना करे, सब जो है वो गुडी गुडी खेले क्या? नहीं, जरूर तनकीद करें, लेकिन तनकीद की कोई हद है। आपने देखा भी और आपके नाजरीन ने देखा भी है कि वफाकी बजट के दौरान भी और पंजाब के बजट के दौरान भी ऑपोजिशन की तरफ से सिर्फ फसाद, बलवा और गलत जबान इस्तेमाल की गई, और एक भी जिसे कहते हैं साइब तजवीज वो ऑपोजिशन की तरफ से नहीं आई। सिर्फ नेम कॉलिंग हुई, स्कोर सेटलिंग हुई। और चूंकि ऑपोजिशन आजकल हमें बहुत तकदीस खवातीन की तबलीग कर रहे हैं, काश वो सुन लेते खुद भी कि पंजाब की वज़ीर आला पहली खातून वज़ीर आला हैं इस मुल्क की, तो उनकी जो तकदीस है उसका ख्याल रखते हुए आप जो मर्जी तनकीद करें। आप जरूर कहेंगे जी ये पैसे आपने यहाँ स्कूलों पर लगाए, स्कूलों पर नहीं अस्पतालों पर लगने चाहिए, लेकिन हमने ये देखा है कि अभी तक ऑपोजिशन की तरफ से कहीं भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या अवाम के हक में गुफ्तगू नहीं हुई, सिर्फ एक बलवा हुआ है। और जब वो एक हद से बढ़ेगा, आपने अगर वीडियो देखी भी हो कि स्पीकर साहब ने, जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, बड़े वो साबिर और मतीन शख्स हैं, लेकिन उनका पेशेंस भी जवाब दे गया जब वो कोशिश कर रहे थे कि वो लोग जो हैं वो अपनी सीटों से आगे ना आए और अपनी सीटों पर खड़े होकर एहतजाज करें। तो एहतजाज जब आप अपोजिशन में थे, जब तहरीक इंसाफ बजट पेश करी थी, मुझे याद है कि वहां तो किताबें चल गई थी सर, इतना आप लोगों ने एहतजाज किया था, आप भी उस असेंबली के अंदर मौजूद थे, याद होगा आपको अच्छी तरह से कि वहां किताबें चल गई थी, एक दूसरे को किताबें मारना शुरू कर दी, माहौल वहां पे ज्यादा खराब हुआ था, लेकिन आपने यहाँ 11 बंदों की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। जनाब अली, मैं अपनी गर्दन के बाएं जानिब अभी तक वो जख्म है मेरा जिस पे मुझे एक पीटीआई के वफाकी वजीर ने जो बजट की मोटी किताब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए फेंकी थी, मैं चूंकि उनके साथ खड़ा था तो मुझे लगी थी, वो अभी तक जख्म मेरा वहां है, मौजूद है। और ये काम जो है वो यही जो आपने मेरा नुक्ता था उसको मजीद सपोर्ट दे दी कि ये काम, ये वही लोग हैं जो मुल्क के जिम्मेदार तरीन ओहदे लेकर
डेस्कों पर चढ़कर किताबें फेंकते हैं। बहरहाल आइडियली ये होना नहीं चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, जितना किरदार हिज़्ब इक़्तिदार का होता है उतना ही जमहूरियत की जो पहिए हैं उसमें वो भी उतना ही उनका बराबर रोल होता है। आप उन्हें मराद से महरूम कर दें और बिल्कुल इन्हें जना लेम डक आप अपोजिशन की, शायद आपको आदत होगी राजा रियाज की तरह की अपोजिशन की, तो वो तो तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती ना। नहीं आप भूल गए हैं, हमने 126 दिन का धरना सहा था इनका, और फिर जब ये ऐवान में वापस आए तो ये किताबें हमने भी इनकी सही हैं, हमने इनकी हर किस्म की जो ऐवान में फसाद है वो सहा है, इनका हमला जो इन्होंने मिफ्ता इस्माइल पर किया था वो सहा है। तो हम तो बहुत, और अगर दोबारा आज भी सामना कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी तरफ से तो शिकायत आई इस दफा बजट में कि कौमी असेंबली में स्पीकर साहब ने ज्यादा वक्त ऑपोजिशन को दिया और कम जो है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसका जो है वो खुलकर इजहार कर दिया। तो ये तो हमारी तरफ एक तरफ नरमी का दावा है, दूसरी तरफ सख्ती का इल्जाम है। यहाँ पे शहबाज शरीफ स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, पंजाब में मरीम नवाज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जो ज्यादा एग्रेसिव है, ये वाला जरा और तरह का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। नहीं तो देखिए ना, वही बात है कि चूंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री मेजोरिटी है और उन्होंने अपनी जो बजट के वक्त जो तकरीर है पैसेज के वक्त, वो उन्होंने पहली दफा हमने देखा कि उन्होंने ये कहा कि मैंने ये नहीं कहीं उनके बकौल कि हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब हमें ये करना है, हमने करके दिखा दिया, हम करके आए। वैसे सर आपके इत्तेहादी भी खुश नहीं है पंजाब के अंदर, चलिए ये तो अपोजिशन हो गई ना तहरीक इंसाफ, वो खुश नहीं है। आपकी अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके सहारे पे आपकी सेंटर की गवर्नमेंट खड़ी है वो भी तक आपसे मुतमईन नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे वोटों पे हुकूमत खड़ी है मरकज की, लेकिन पंजाब के अंदर चले आपको नंबर गेम उनसे, अगर आपको उतना वो मैटर नहीं करती तो वहां अपनी पीपल्स पार्टी को भी जो है दीवार से लगाया हुआ है। वो ये कह रहे हैं जिन अजला से हम जीते हैं वहां हमें बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है, हमारे मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है, हमारे हल्कों के अंदर नून लीग की तरफ से की जा रही है। वो कह रहे हैं स्पेस जो हमारी है वो भी श्रिंक करने की कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से। जी देखिए, पहले तो ये मेरा शुबा फारिस है शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म और मरीम नवाज साहब होगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मुस्तकिल राब्ता रखें, मुशावरत करें, उनको एतमाद मिले, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो उनकी एक ड्यूटी है कि वो हमारे अहम इत्तेहादी हैं और उनके साथ ही हमें चलना है। जो इशू है कि उनके जिलों में देखिए हुकूमत का एक्शन इंटरफेरेंस नहीं होती, हुकूमत तो अपने मुताबिक सोच से वहाँ एक्शंस लेती है। तो पंजाब हुकूमत का अपने अफसरों का जो तयन है पंजाब के जिलों में वो इंटरफेरेंस नहीं है। उनकी ख्वाहिश ये है कि उन जिन जिलों में उनके लोग कामयाब हुए हैं उन जिलों की तमाम इंतजामिया जो है उसको उनके ताबे कर दिया जाए, इस पर गुफ्तगू हो रही है। और जो ये मरीम नवाज साहिबा की पूरी कोशिश है कि वो एक सही मानों में गैर जानिबदाराना एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी हुकूमत चलाने का जो अंदाज है उसको चलाएं, उसकी वो कोशिश कर रही है। और ये जो देखिए सियासत में हवारी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, हमें ये सारी बातें सुननी है, उनके साथ गुफ्तगू करनी है और सच्चे दिल से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें इंशाअल्लाह हम। वैसे पीपल्स पार्टी वाले तो ये कह रहे हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं अली अदर गिलानी साहब, तो ये कह रहे हैं नून लीग के अपने कई लोग खुश नहीं है, यही बजट अगर सिगरेट होता तो ये बजट पास ही नहीं करवा पाते, अपने लोग इतने इनसे नालायक हैं। देखिए ये भी हिस्सा है पार्लिमानी सियासत का कि मरीम नवाज साहबा कोशिश कर रही हैं कि सियासत का जो अंदाज है उसमें जदीदियत लाई जाए, और वो जो जिस तरह पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है अपने अपने जिलों में, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो कामयाब हुए हैं अरकान उनकी भी ख्वाहिश है कि उनके जिलों में उनकी जो तैनातियां हैं वो उनकी मर्जी से हों। लेकिन आप ये नोट करेंगे कि मरीम नवाज साहिबा सबको एक ही तराजू में तोलकर जो उनकी नजर में बेहतर है, वो मुंतखब सरबराह है सूबे की, अब वो अपना काम कोशिश कर रही हैं। और अब इसकी कोशिश के नतीजे जो हैं हम शिकायत सुनते रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत तरफ भी बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। अच्छा सर, बाकी आते हैं मरकजी सियासत की तरफ। बजट तो आपने कल पास करवा लिया है, लेकिन अब आगे जो मरहला है वो महंगाई की सूरत में आने वाला है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बारे से IMF कह रहा है कि जो है डू मोर का मुतालबा कर दिया गया है वहाँ से कि आप बढ़ाएं, और साथ ही साथ जो बजट में तनख्वाहदार तबके पे आपने बोझ डाला है, ये तो लगता है कि महंगाई का तूफान आने वाला अगले चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर।
नहीं, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि बजट उस तरह इन्फ्लेशनरी नहीं है जिस तरह लोगों का ख्याल था कि होगा। जो इशू है, बल्कि जो टैक्सेस हैं, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो जो तनख्वाहदार तबके पे टैक्सेस हैं वो तो इन्फ्लेशनरी नहीं है, बल्कि उनकी इनकम कम होगी, जिसकी हुकूमत को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको रिलीफ दें आने वाले महीनों में। असल इशू बिजली और गैस के नरखों का है, और जो मेरी तवक्को है कि आने वाले दिनों में, अब जबकि बजट का मरहला गुजर चुका है खुश असलूबी से, उस पर भी बहुत सवाल थे कि पता नहीं बजट पास होगा नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक स्मूथली सारा प्रोसेस हो गया। लेकिन ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर को, जब हम पाकिस्तान की आवाम से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो ज्यादा महंगी बिजली और ज्यादा महंगी गैस के बिल अदा करेंगे, तो फिर अब वक्त है फौरी तौर पर उनको ये बताने का बिजली सस्ती करने का क्या प्रोग्राम है आने वाले सालों में। मुमकिन है कि अगले 1 से 1.5 साल में बिजली की कीमत में वाज़ेह कमी की जा सके, तो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को देने पड़ेंगे। थोड़ी सी कम्युनिकेशन का जरूर गैप है आवाम को, कम से कम उम्मीद देने में कि अगर आज मुश्किल है तो कुछ देर बाद आसानी भी आ रही है। इसके अलावा सर मसला ये है कि शायद नून लीग को अब अपना फोकस जो है वो तहरीक इंसाफ से हटाकर लगता है सियासत पे अवामी इशूज़ उन पर ज़्यादा करना पड़ेगा, मुर्तकज़ करना पड़ेगा। पंजाब के अंदर भी, मरकज़ के अंदर भी अगर आप अच्छा डिलीवर कर जाते हैं तो शायद सियासी तौर पे आप जो है आपको फ़ायदा हो जाए। ये जो आपको फिजिकली क्रश करना पड़ रहा है एक पार्टी को, वो शायद आपको ना करना पड़े। आप अगर गवर्न कर जाते हैं अच्छा, तो वो जो आप इस वक्त जो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं पीटीआई की, शायद आपको वो करनी ना पड़े। देखिए, पंजाब में तो ऑलरेडी जो आपकी तजवीज़ है उस पर अमल हो रहा है कि मरियम नवाज साहिबा का पूरा फोकस जो है वो अवामी डिलीवरी पर है, और ख़ास तौर पे उसकी जो थीम है, अंग्रेजी का लफ्ज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जहां जहां भी इंसानी तरक्की के मामलात हैं उस पर उन्होंने फोकस किया है। उस पर उन्होंने उसके लिए जो भी वसाइल चाहिए थे वो फराम किए हैं, और पिछले 4 महीने में 5वां महीना हो जाएगा 9 तारीख को, लेकिन हुकूमत बने हुए तो अभी 4 महीने से थोड़ा ही दिन ज्यादा हुए हैं, लिहाजा उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। वफाक में बहुत सीरियस क्राइसिस है और वो रहेगा जब तक इस साल के दौरान जो तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स आनी है वो मोबिलाइज करते हैं, IMF का प्रोग्राम है उसको पुश करते हैं, और ये अब डिमांड जो है, और मैं भी उसमें अपनी आवाज चाहूंगा कि ये डिमांड कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने जो अखराजात हैं पहले उनमें कमी करे, इससे पहले कि अवाम पर बोझ डाला जाए। वैसे उसमें सर ऑप्टिक्स ज्यादा नजर आते हैं, अमलन इक़दामात कम नजर आते हैं, और जो बात आपने की कि वफाक में इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं पंजाब की निस्बत, लेकिन मसला यही है कि पंजाब में अभी रिसेंटली आपने तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, वहाँ उनके कारकुनान की पकड़ धकड़ गिरफ्तारियाँ, फिर एक छोटा सा एहतजाज जो प्लान करते हैं आप वहाँ पे फ़ौरन दफ़ा 144 लगा देते हैं, उन्हें सांस तक नहीं लेने दिया जा रहा। वफाक में भी आप जो बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की आने की बात कर रहे हैं, सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, वो तब आएगी जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा। सियासी इस्तेहकाम आ नहीं रहा, बातचीत का माहौल को बन नहीं रहा, तो आगे वो कोई मूवमेंट शुरू करने वाले हैं। कैसे होगी सरमायाकारी सर? मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान की गलियों में, शहरों में, गांव की पगडंडियों पर इस्तेहकाम है। अगर कहीं बहरान है तो वो इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ एक सीरियस इशूज हैं बहुत सारे, जिसमें अदलिया के साथ भी तनाव है, उसके बाद जो इकोनॉमिक इशूज हैं वो भी हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान स्टेबल है। जहां स्टेबल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में अफगान बॉर्डर के ऊपर, और जब उसको कोशिश की गई तो आपने देखा कि इस ऑपोजिशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की भी मुखालफत की, और फिर जो पाकिस्तान के मुंतखब ऐवान ने जो करारदाद अमेरिका के जवाब में कोशिश की उसकी भी मुखालफत की। तो ये वाज़ेह होना चाहिए कि ये जो आज की ऑपोजिशन है ये दहशतगर्दी के खिलाफ भी नहीं लड़ना चाहती और अमेरिका के खिलाफ भी नहीं कोई काम करना चाहते। सही ये इशू है कि ठीक इनके साथ बहरहाल, जैसा मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे अवामी मसाइल के ऊपर हमेशा खुले रखने चाहिए। ठीक है, और आज भी ये दरवाजे खुले हैं कि अगर वो अवाम के मसाइल पर बात करना चाहते हैं तो हम उनसे 24 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब।
वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी इत्तेहाद एक बार फिर मुश्किलात में घिरता दिख रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज वफाकी बजट की मंजूरी के मौके पर पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत ने दोनों जमातों के दरमियान मुस्तकबिल में भी भाईचारे और साथ चलने की उम्मीद पैदा की थी, लेकिन इस पर भी गैर यकीनी के बादल मंडलाने लगे हैं। अहम बात तो यह है कि हुकूमत ने बजट की मंजूरी में अपने इत्तेहादियों की हिमायत के सिले के तौर पर बड़ी कुर्बानी पेश करते हुए अपने हिस्से की कायमा कमेटियां भी इत्तेहादियों में बांट दी। इतना कुछ नवाजे जाने के बाद ये उम्मीद तो पैदा हुई थी कि अब हुकूमती इत्तेहादी टस से मस नहीं होंगे, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। और बज़ाहिर ऐसा होता दिख भी रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बार फिर मुस्लिम लीग नून से रूठती नजर आ रही है। डॉन अखबार की खबर में इंकशाफ हुआ है कि मुतअद्दिद मुलाकातों और मीटिंग्स के बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने डॉन से गुफ्तगू में कहा है कि तहरीरी मुआहदे के बावजूद मुस्लिम लीग नून ये कोशिशें कर रही है कि इस मुआहदे पर अमल दरामद से गुरेज किया जाए। पीपल्स पार्टी के कौन से मुतालबात पर अमल दरामद एग्जैक्टली नहीं हो रहा और पीपल्स पार्टी का लाया अमल क्या होगा, टाइमलाइन क्या होगी अगर मुतालबात नहीं माने जाते, कमिटमेंट जो है वो ऑनर नहीं की जाती, इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाबी पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी से। बहुत शुक्रिया अली हैदर गिलानी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या चल रहा है पंजाब के अंदर। आपके बयानात से तो लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पार्टी में फिलहाल सब अच्छा नहीं चल रहा और जो कमिटमेंट्स आपके साथ की गई थी बजट से पहले वो पूरी नहीं की जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2024 के इलेक्शन के बाद जो एक स्प्लिट मैंडेट था उसको मद्देनज़र रखते हुए मुल्क की इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए PMLN का साथ देने का इरादा किया और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी हमने बनाने में PMLN को मदद दी। जो कोई एग्रीमेंट्स और जो पावर शेयरिंग मॉडल हमारा उनके साथ तय हुआ था दौरान हुकूमत साजी, उस पे भी और उसके बाद भी एक पावर शेयरिंग मॉडल है, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इश्यूज़ जो हैं वो जल्द हल हो जाएंगे, जिनमें एक जो आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी वो एक बहुत स्मॉल कंपोनेंट है इस सारी एग्रीमेंट का। उम्मीद है कि PMLN की गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुली ये सारा जो अलायंस है उसको लेकर चले, क्योंकि उनके हाथ आप में उम्मीद का वर्ड यूज कर रहे हैं अली हैदर गिलानी साहब, उससे लग ये रहा है कि फिलहाल जो है वो चीज़ें आपकी अभी तक ऑनर नहीं की जा रही है, कमिटमेंट्स जो हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो जो पॉलिटिकल स्पेस आपको पंजाब में दी जानी थी वो अभी तक आपको नहीं दी जा रही, ऐसा ही है ना? देखिए जी, जो पॉलिटिकल स्पेस की जब हम बात करते हैं तो वो हम पॉलिटिकल स्पेस किसी से मांग नहीं रहे, वो पॉलिटिकल स्पेस आवाम ने हमें दी है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितना भी मैंडेट मिला है पंजाब में उसको हम अपनी पॉलिटिकल स्पेस कहते हैं। ये हमने PMLN से नहीं ली, हमने PMLN को हरा के ली है। आप देख लें, मुल्तान का रिजल्ट उठा के देख लें, PMLN तकरीबन सारी नशिस्तों पर तीसरे नंबर पे थी। पंजाब में क्या किस चीज़ की स्पेस आप मांग रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन हो रही है। ये मैं आपके तवज्जुह से क्लियर भी करना चाहूँ कि जब PMLN के दोस्त हमें कहते हैं कि ये पॉलिटिकल स्पेस की आप बात जब कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल स्पेस तो हमारी ऑलरेडी अचीव्ड पॉलिटिकल स्पेस है जो कि हम मेंटेन करना चाह रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा लेना नहीं चाह रहे। तो वो मेंटेन करने से क्या मुराद आपकी? आपको मेंटेन नहीं करने दी जा रही, आपके हल्कों में मुदाखलत हो रही, क्या हो रहा है? देखिए जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखें जी, आई गिव यू एग्जांपल। जिस तरह रहीम यार खान है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई 8 पार्लियामेंटेरियंस हैं एंड उसके अगेंस्ट PMLN प्रॉब्ली हैज़ 1 सीट इन रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर जो इंतज़ामी अमूर हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे किया जा रहा है। देखिए जी, अगर हम कोई हमारी बड़ी जायज़ डिमांड्स हैं जो कि हमने जो कमेटी है PMLN की उसके सामने रखी और उन्होंने बड़े खुले दिल से वो कबूल भी की और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह एक 15 डेज सर्कल में हम मिल रहे हैं उनको, इन फ्यू मीटिंग्स ये इश्यूज हल हो जाने चाहिए। लेकिन अभी तक वो हल नहीं हुआ। आपका बयान भी छपा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून जो तहरीरी मुआहिदा था उससे पीछे हट रही है, उससे फिर रही है, ऐसा ही है? देखिए, हम जी
ऐसा क्योंकि अभी इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आना है, हमें उम्मीद है कि उस इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में वो जो छोटे इश्यूज़ हैं वो हल हो जाएं। देखिए, हम पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स का नाम ही रास्ता देना और रास्ता लेना है। ये एक प्रोसेस है जो कि मुझे लगता है कि हम खुश असलूबी से हल कर लेंगे, क्योंकि इस बात का तो सबको अंदाज़ा है कि हम वी सिंक टुगेदर, वी स्विम टुगेदर, और हम PMLN को कोई बैक स्टैप करने का हमारा न पहले कभी इरादा था, ना हम आगे करेंगे। ये एश्योरेंस मैं आपके तवज्जो से दोबारा उनको देना चाहूँगा कि PMLN के दोस्तों को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी उनको बैक स्टैप नहीं करेगी। तो फिर क्या इश्यूज हैं क्या? अगर आपकी बात जो है वो नहीं मानी जाती तो फिर आप क्या करेंगे? बैक स्टैप तो चले एक हार्श वर्ड है, फिर आप करेंगे क्या? आपके पास एक राइट तो है कि आप वफाकी हुकूमत के पीछे जो आपकी सपोर्ट है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी तरफ आज आपने एक बयान में इशारा दिया भी है। एग्जैक्टली जी, हम ये समझते हैं कि जो हमारा मैंडेट है कमेटी का वो पंजाब की पावर शेयरिंग को डील करना है, और अगर जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हम नहीं अचीव कर पाते ये कमेटी, तो ये फ़ैसला तो अल्टीमेटली पार्टी की लीडरशिप ने करना है कि उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है और क्या करना है। जिस तरह कि आपने कहा कि वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर तो हुकूमत नहीं चल सकती, यहाँ पर उनके नंबर्स पूरे हैं, तो जो वफाक है वो ही इसके अंदर एक अच्छा रोल प्ले करे और इसको हल करने की कोशिश करे। अच्छा, आज आपने एक बात की कि बजट जो है अगर वो सीक्रेट बैलेट से अगर पास होना होता तो फिर ना पास हो सकता। पहले तो ज़ाहिर ऑब्वियसली बजट जो है वो सीक्रेट नहीं होता, और दूसरा यह कि हाजिर अरकान जो होते हैं उनकी अक्सरियत देखी जाती है। बिल्कुल, हाजिर अरकान की अक्सरियत देखी जाती है, बिल्कुल वो मैं आपकी बात से वो नहीं कर रहा, हाजिर अरकान की अक्सरियत जो है वो देखी जाती है। तो कितने अरकान जो है, अगर आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, कितने अरकान ऐसे हैं आपके या मुस्लिम लीग नून के जो खुश नहीं है पंजाब हुकूमत से, जो आप बता रहे हैं कि अंदर यानी अंदर वो ना खुश हैं, वो उन्होंने वोट तो डाल दिया आके, चूँकि उनकी पार्टी डिसिप्लिन था, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो वो वोट ना डालते। तो कितने लोग हैं जो खुश नहीं है कारकर्दगी से या हुकूमत से? देखिए, हुकूमत की कारकर्दगी की अगर आप बात करें तो हुकूमत की कारकर्दगी कोई इतनी भी मायूस कुन नहीं है। आई थिंक चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को हमने जो वोट दिया है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो बेहतरी लेके आएँ। वो इन्फ्लेशन का इंडेक्स भी कम हुआ है, महंगाई कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ऑन व्हाट कॉस्ट, ये भी एक बात है जो हमने असम्बली में बड़ी खुल के की। बहुत से अरकान ऐसे थे जो ये समझते थे कि जो बजट से पहले प्री बजट सेशन हुआ था उसमें जो डिबेट हुई उसमें एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने किसानों के हक़ में बात की कि आप जो किसान हैं उनसे गंदम ख़रीदें। उस इशू के ऊपर ही मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए कर रहा था, बात मैंने की कि अगर तो ये सीक्रेट बैलेट होता तो गवर्नमेंट गिर जाती, क्योंकि बहुत से हमारे नंबर्स के साथ तो हुकूमत नहीं गिरती। ये तो PML के अंदर जो लोग हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, जो कि रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पर काश्तकार है, उन्होंने उनसे वोट लिया हुआ है और आगे भी उन्होंने उनको वोट लेना है और उनको शक्ल दिखानी है। मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं नून लीग की जो इस सूरत हाल पे नाला हैं? कितने लोग हैं जो नाखुश हैं इस सूरत हाल पे नाला हैं नून लीग के? काफ़ी तादाद है उन दोस्तों की जो दर्जन है, 2 दर्जन है, कितनी अंदाजन हो सकती है? अब इस बहस दर्जन या 2 दर्जन ये कोई नंबर बड़ा मैटर करते हैं, ऐसे हैं जो नाराज हैं। सही है, चले, बहुत शुक्रिया आपका अली अदर गिलानी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान पार्टी के पंजाब पार्लिमानी लीडर अली अदर गिलानी गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना है कि कई अरकान ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली किसानों के मामले पर नाखुश हैं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मरीम नवाज साहबा की कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन जो मुआहदे हैं उन पर अमल दरामद ज़रूर होना चाहिए, वरना विफाक में मुश्किलात का सामना हो सकता है। आज की प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।